class 11 in Shakti chemistry classes. We should start some basic concept of chemistry, chapter number 1. तो चैप्टर नंबर 1 में जो है प्रीवियस लेक्चर में आपने कुछ बेसिक चीज़ें देखा था कि साइंस क्या है, साइंस के पार्ट कौन है। तो उसमें आपने 2 पार्ट आपने देखा था, लिविंग साइंस और नॉन लिविंग साइंस। नॉन लिविंग में फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो आज हम केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री बहुत ही आसान शब्दों में अगर आप उसे बताएंगे तो सीधा सा मतलब ये है, केमिस्ट्री का मतलब है केमिकल। तो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द केमिकल एंड केमिकल फेनामेना इज़ नोन एज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री वो चीज़ है जो हम केमिकल और केमिकल फेनामेना के बारे में स्टडी करेंगे, उसी का नाम केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री में जो केमिकल फेनामेना है उसमें कई फैक्ट आ रहे हैं, जैसे उसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके रिएक्शंस के बारे में, ये सारी चीज़ें हम उसमें स्टडी करेंगे। तो जैसा कि आप देख भी रहे हैं, केमिस्ट्री साइंस ऑफ एवरीथिंग फॉर एवरीवन एसोसिएटेड विद केमिकल एंड केमिकल फेनामेना। जैसा कि आपको एक्सप्लेन किया गया कि केमिकल और केमिकल फेनामेना से रिलेटेड साइंस का नाम क्या होता है? केमिस्ट्री होता है। दैट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज़ द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। तो ये केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री को अगर वाकई कम शब्दों में डिफाइन करना हो तो आपको सीधे इतना बताना होगा कि केमिस्ट्री क्या है। केमिकल और केमिकल फेनामेना से रिलेटेड साइंस का नाम क्या है? केमिस्ट्री है। नेक्स्ट हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, जैसे आप प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे होंगे, तो इसमें क्या होता है, सबसे स्टार्टिंग टॉपिक होता है मैटर। तो मैटर आप प्रीवियस लेक्चर में आप प्रीवियस क्लास में आप स्टडी कर चुके हैं, जैसे क्लास 9th या 10th में। तो मैटर क्या है? मैटर दुनिया में उस चीज़ का नाम दिया गया है जिसके पास अपना मास हो और स्पेस ऑक्युपाइड हो, उसी का नाम मैटर होता है। मैटर में याद रखिएगा मेनली जो है 3 पार्ट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। 2 और आता है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे आप क्लास 9th में पढ़ रहे थे, पढ़े होंगे। तो यहाँ हम जो है बेसिक चीज़ें से थोड़ा सा आगे निकलेंगे, जो आपके रियल में 11th की केमिस्ट्री में शामिल किया गया है। तो जैसे आप मैटर है, तो मैटर को आप क्लासिफाई कर लेंगे और इसको मैं चाहूँगा कि आप इसे बेसिक से टेक्स्ट बुक से आप पढ़ लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो मैटर के बाद हम जो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो मैटर बना किससे है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैटर बना किससे है? एटम से बना है। मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट और ये तमाम चीज़ें जो है इसमें जो आपसे रिलेटेड है वो चीज़ें हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एटम। एटम्स क्या है? एटम्स क्या है? एटम्स, जैसा कि आपने देखा कि मैटर के बारे में आप ऑलरेडी जान रहे हैं। तो मैटर जिससे बना होता है, जिस अल्टीमेट पार्टिकल से बना होता है, उसी का नाम एटम होता है। तो एटम से बेसिकली केमिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है, क्योंकि याद रखना, जब तक हम मैटर के बारे में नहीं जानेंगे, मैटर बना किससे है ये नहीं जानेंगे, तब तक हम केमिस्ट्री को आगे ले नहीं जा सकते हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिक टर्म है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो एटम्स क्या है? एटम्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज known as एटम। ये एटम का जो है स्मॉलेस्ट, ये किसी भी पार्टिकल का जो, मतलब किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसी का नाम एटम होता है। तो जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। और ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, मतलब ये यूनिट हुआ, ये कभी भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसका नहीं होता है। which has independent existence
existence is not possible, जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है? ये वेरी रिएक्टिव होते हैं, वेरी रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव होते हैं, एंड पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये क्या कर सकते हैं, एटॉमिक लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हमने मान लीजिए ये H2 है, ये O2 है, और ये आप H2O बना रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन जो है, इसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, जिसमें हाइड्रोजन के एटम है, हाइड्रोजन के एटम है, यहाँ ऑक्सीजन के एटम है। तो ये क्या हो रहे होंगे, ऑक्सीजन का एटम यहाँ से और हाइड्रोजन का एटम यहाँ से मिल करके एक नया मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो यहाँ भी याद रखना, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें जो एटम की आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, वो बदलती नहीं है। अगर हाइड्रोजन यहाँ भी है तो हाइड्रोजन यहाँ भी है, ऑक्सीजन यहाँ भी है तो ऑक्सीजन यहाँ भी है। तो ये तो था एटम्स। तो एटम में दो तीन चीज़ें याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट होता है, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, और ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटॉमिक लेवल पे क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं और नई चीज़ें फॉर्म हो सकती हैं। तो नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल्स क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो मॉलिक्यूल्स भी जो है ये किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, लेकिन इसका बेसिक डिफरेंस क्या है, ये क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसका पॉसिबल होता है। तो नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या है, ये भी स्मॉलेस्ट particle of matter which independent existence is possible। ये मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल होता है। इसको दूसरे वर्ड में आप ये भी लिख सकते हैं कि एसोसिएशन ऑफ एटम, इज नोन एज मॉलिक्यूल। एटम के एसोसिएशन को आप मॉलिक्यूल कह सकते हैं। तो मॉलिक्यूल और एटम में मेन डिफरेंस क्या हुआ, एटम क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं होता है, और मॉलिक्यूल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल होता है। ये मेन डिफरेंस है, और दोनों ही क्या होते हैं, मैटर के जो है स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं। तो आपने देखा स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज पॉसिबल, जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल होता है। तो ये आपने एटम देखा और मॉलिक्यूल देखे। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है वो एलिमेंट के बारे में है। ये एलिमेंट क्या है ये आप देखिएगा, एलिमेंट। इसके कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे हमारे पास H2O है, ये मॉलिक्यूल है। जैसे H2SO4 है, ये भी क्या है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। आप O2 ये भी मॉलिक्यूल है, O3 ये भी मॉलिक्यूल है, HCl ये भी मॉलिक्यूल है। तो आप एक्सेट्रा आप बोल सकते हैं। तो मॉलिक्यूल में याद रखना डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं और सेम एटम भी हो सकते हैं। तो अगर डिफरेंट एटम हो रहा है जैसे आप हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल दे सकते हैं, अगर सेम एटम हो रहा है तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स नाम दे सकते हैं। तो डिपेंड ऑन केस। एलिमेंट क्या है, तो एलिमेंट भी देखिएगा कि
एलिमेंट होता क्या है। तो एटम एलिमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये देखिए। एलिमेंट, एलिमेंट क्या है ये देखते हैं। ये एटम, जैसे आपने बताया कि ये हमारे पास कोई मैटर, इस मैटर का अगर आप स्मॉलेस्ट पार्ट यहाँ से क्या करते हैं, निकाल रहे हैं, उसी का नाम क्या होता है, एटम होता है। अब रही बात एलिमेंट की, तो एलिमेंट में याद रखना साइज फैक्टर का नाम नहीं लिया जाता। जैसे मान लीजिए ये आयरन है, तो इसमें सिर्फ क्या होगा, आयरन के एटम होंगे। इमेजिन करिए कुछ और भी हमारे सब्सटेंस है, इमेजिन करो कुछ ये है, मान लीजिए ये गोल्ड है, तो इसमें सिर्फ क्या होंगे, गोल्ड के एटम होंगे। इसका मतलब एलिमेंट क्या है, एलिमेंट क्या है, मैटर का मतलब किसी भी सब्सटेंस का वो पार्ट होता है जिसमें सिंगल टाइप के एटम होंगे, उसी का नाम एलिमेंट होता है। तो एलिमेंट होने के लिए उसमें केवल सिंगल टाइप के एटम होना मस्ट है। तो लेट मी डिस्कस अबाउट एलिमेंट। द सबस्टेंस व्हिच फॉर्म बाय सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, वह सब्सटेंस जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना होता है, उसी का नाम क्या होता है, एलिमेंट। इसका मतलब अगर वो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना है तो वो क्या होगा, प्योर होगा। ये क्या होता है, प्योर होता है। एलिमेंट आपके पास कुछ एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आयरन है, सोडियम है, पोटेशियम है, ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, एक्सेट्रा। आप ये आपके पास हो गया एलिमेंट। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है कंपाउंड। कंपाउंड क्या है, ये भी बेसिक चीज़ें हैं जिसको जानना ये ज़रूरी है। तो कंपाउंड में क्या है कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट जो है एक फिक्स रेशियो में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और एक नई चीज़ बनती है, उसी का नाम क्या होता है, कंपाउंड होता है। तो मिक्सिंग ऑफ टू आर मोर देन टू एलिमेंट, mixing of two or more than two element with fixed ratio, fixed ratio के साथ मिलना चाहिए। एक fixed ratio is known as compound। जैसे इमेजिन करते हैं हमारे पास ये H2O है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो एटम का जो रेशियो है वो 2:1 है। यहाँ दो एटम हाइड्रोजन के हैं और यहाँ एक एटम ऑक्सीजन का है। तो ये क्या है, फिक्स रेशियो में मिल रहे हैं, इसीलिए ये कंपाउंड है। और भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, H2SO4, इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2, सल्फर के कितने एटम हैं, 1, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 4। तो हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन की जो एटम का रेशियो है 2:1:4 है। तो ये फिक्स रेशियो में मिल रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, कंपाउंड है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे जिसको आगे चलने से पहले हमें पढ़ना ही होता है। तो आपने एटम देखा, मॉलिक्यूल्स देखे, एलिमेंट देख रहे हैं, कंपाउंड देख रहे हैं। और एटम में हम लोग एटम के बारे में तो थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो हमें मिलता क्या है, एटम तो हम जान गए, उसके मास के बारे में बात होने लगती है, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या है ये हम देखते हैं। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास है क्या, एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ एटम है, मास ऑफ एटम है। तो एटम का जो मास होगा उसी का नाम क्या होगा, एटॉमिक मास।
अब एटॉमिक मास में याद रखना, किसी भी जो है एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। इसका मतलब मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये उस टाइम की बात है कि जब आपको जो आपके पास जो है कोई अच्छी डिवाइस नहीं थी, प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास या न्यूट्रॉन का मास जो है नोन नहीं था। तो उस समय जो है जो एटॉमिक मास की यूनिट बनाई गई थी, वो किसी न किसी चीज़ का स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा, तभी हम किसी भी एटम का एटॉमिक मास मेजर कर सकते हैं। इसके लिए एक चीज़ हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए अगर पूछा जाए कि 1 kg क्या है, 1 kg क्या है, तो 1 kg आप क्या बताएंगे, ये क्या है, न kg क्या है, सिर्फ kg क्या है। ये kg क्या है, ये मास की यूनिट ऑफ मास है, यूनिट ऑफ मास है। kg क्या है, यूनिट ऑफ मास है। तो उसी तरीके से हमें यहाँ एक यूनिट बनाना पड़ेगा मास ऑफ एटम के लिए, कि मास ऑफ एटम हम किसमें बताएं। तो kg क्या है, सबसे पहले ये देखिएगा। तो kg क्या है, वो एक सिलेंडर है, मतलब एक इसमें प्लेटिनम और इरिडियम दो मेटल के एलॉय की एक सिलेंडर है। ये सिलेंडर है, ये सिलिंड्रिकल रॉड है, और जिसका मास जो है 1 kg माना गया है। तो ये हमारे पास एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर में जो भी कंटेंट है उसी को एक मास मान, मतलब 1 kg मान लिया गया है, जो कि ये पेरिस की लेबोरेटरी में रखा गया है। तो इमेजिन करना, अगर हमारे पास कोई मान लो एक बैलेंस है, हमारे पास एक बैलेंस है, इमेजिन करो ये है, ये अब कोई मान लो हमारे पास एक बॉक्स है, और ये बॉक्स जो है यहाँ हम रख देते हैं, यहाँ रख दिए, ये बॉक्स यहाँ रख दिया गया। अब इसका क्या है, हमें मास मेजर करना है। तो मान लीजिए हम यहाँ जो है 20 सिलेंडर रखते हैं, 20 सिलेंडर रखते हैं। इसका मतलब ये जो बॉक्स का जो मास आ रहा है वो 20 सिलेंडर के इक्वल आ रहा है। तो अगर हम आपसे पूछें मास ऑफ बॉक्स, तो आप क्या बताएंगे, मास ऑफ बॉक्स इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ सिलेंडर, 20 टाइम्स ऑफ सिलेंडर। इस सिलेंडर का 20 टाइम्स आप बताएंगे, क्योंकि आप यहाँ 20 सिलेंडर रख रहे हैं। इमेजिन करिए अगर यहाँ मान लीजिए कोई एलिफेंट है, एलिफेंट का मास अगर आपको मेजर करना है, एलिफेंट का मास अगर आप यहाँ है, इस साइड में अगर आप एलिफेंट रखेंगे, इस साइड में मान लीजिए आपने 100 सिलेंडर रख दिया, तो आप एलिफेंट का मास आप क्या बताएंगे, 100 सिलेंडर के बराबर बताएंगे। तो इसका मतलब क्या है, आपको बार बार सिलेंडर लिखना पड़ रहा है। मास ऑफ एलिफेंट, मास ऑफ एलिफेंट इक्वल टू क्या होगा, 100 टाइम्स द मास ऑफ सिलेंडर का 100 टाइम्स। तो आप बार बार आप सिलेंडर का यूज कर रहे हैं, तो इसी बार बार जो आप सिलेंडर का यूज कर रहे हैं उसी को हटा दिया गया। किससे हटा दिया गया, 1 kg से। तो ये मास ऑफ सिलेंडर, एक सिलेंडर का जो मास माना गया है, आर्बिट्रेरी माना गया है, स्वेच्छापूर्वक वैज्ञानिकों ने माना है, उसी को 1 kg ले लिया गया। तो सिलेंडर को 1 kg ले लेंगे, तो जैसे 1 kg ले लेंगे तो जो मास ऑफ एलिफेंट हमारे पास आएगा, मास ऑफ एलिफेंट जो आ रहा है वो हमारे 100 kg के बराबर आएगा। kg इसका मतलब मास ऑफ सिलेंडर आपने kg रख दिया। यहाँ मास ऑफ द जो बॉक्स है ऑफ सिलेंडर की बात, तो यहाँ क्या करेंगे, kg कर देंगे। इसका मतलब जो आपने kg जिसे माना है उसका 20 टाइम्स मास ऑफ बॉक्स। इस सिलेंडर को आपने kg मान लिया है, तो इस सिलेंडर का जो है 100 टाइम्स मास ऑफ एलिमेंट है। ठीक इसी तरीके से जब हमारे पास कोई सोफिस्टिकेटेड डिवाइस नहीं थी, कोई एक्यूरेट डिवाइस नहीं थी कि हम एटम का मास मान सकें, तो उस समय हमें कार्बन 12 का जो है स्टैंडर्ड माना गया। स्टैंडर्ड क्या माना गया ये देखते हैं।
स्टैंडर्ड जो बनाया गया वो कार्बन 12 को बनाया गया। स्टैंडर्ड जो यूनिट बनाई गई वो कार्बन 12 को बनाया गया। स्टैंडर्ड जो बनाया गया वो कार्बन 12 को बनाया गया। और स्टैंडर्ड बनाया क्या गया? स्टैंडर्ड क्या था? स्टैंडर्ड ये था 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन एटम। 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन एटम को क्या बनाया गया? स्टैंडर्ड बनाया गया। ये दो चीजें बहुत याद रखिए। स्टैंडर्ड एटम है। स्टैंडर्ड एटम हमारा कार्बन 12 है। और जो कार्बन मतलब जो स्टैंडर्ड बनाया गया किसी भी एटम का मास मेजर करने के लिए वो बनाया गया 1/12 द मास ऑफ ए कार्बन एटम। एक कार्बन एटम का जो 1/12 जो भी मास आएगा उसी को स्टैंडर्ड बनाया गया। तो ये स्टैंडर्ड बना लिया गया। जैसे कि वहाँ एक सिलेंडर बनाया गया था स्टैंडर्ड, तो यहाँ सिलेंडर बनाया गया मास ऑफ वन कार्बन एटम का 1/12 पार्ट जो भी होगा उसी के रिस्पेक्ट में हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास बताएंगे। तो जैसे हमारे पास इमेजिन करना ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो आ रहा था वो आ रहा था 16 टाइम्स 15 इंटू 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन एटम। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई नाइट्रोजन का पूछे तो नाइट्रोजन का क्या एक्सपेरिमेंटली आता है, जो मास आ रहा था वो 14 टाइम्स इंटू 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन एटम। अगर आपसे पूछा जाए सोडियम के लिए, तो सोडियम का जो एटॉमिक मास आ रहा था वो आ रहा था 23 टाइम्स ऑफ 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन एटम। तो ये जो बार बार आप क्या लिख रहे हैं 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन एटम, 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन एटम, 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन एटम, इसी को हटा दिया गया और इसको क्या बनाया गया? एमयू बना दिया गया। ये हमारा एक स्टैंडर्ड मिल गया AMU। तो अगर पूछा जाए ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है तो आप क्या बताएंगे? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है क्या बताएंगे? यहाँ जो लिखा गया है 16 AMU लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है 14 और ये क्या है AMU है। तो इसी को स्टैंडर्ड बना लिया गया कि 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन एटम को क्या बोलेंगे? AMU बोलेंगे। तो ये 14 AMU हो जाएगा। ये 23 टाइम्स है और 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन एटम को आपने यूनिट बना लिया है। तो ये क्या हो गया 23 AMU हो गया। इस तरीके से AMU आ गया जिसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर आपसे पूछा जाए AMU क्या है, AMU क्या बताएंगे? AMU क्या है 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन एटम का नाम क्या है? AMU। जैसे कि पूछा जाए कि 1 kg क्या है, वो एक सिलेंडर का मास होता है जिसको मान लिया गया है कि उस एक सिलेंडर में जो भी मास होगा वो 1 kg है, तो माना गया है। तो वैसे ही भी ये माना गया है। तो आपने देखा एटॉमिक मास यूनिट। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? तो एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास में कोई खास अंतर नहीं है। आप देखते हैं जैसे इमेजिन करना हमारे पास दो स्टूडेंट हैं A और B। उसका मास इमेजिन करो 5 kg है
इसका मास 10 kg है। तो अगर हम रिलेशन निकालें मास ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो 10/5 लिखेंगे तो ये 2 आ जाएगा। इसका मतलब जो बी का मास है वो 2 टाइम्स हैवियर है देन ए। तो वैसे यहाँ भी हम जब देखेंगे रिलेटिव वर्ड, तो रिलेटिव वर्ड जो है बनाया कैसे गया ये देखते हैं। जैसे पूछा जाए मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, अभी आपने बताया क्या है 16 AMU, 16 AMU बताया, लेकिन AMU क्या है? AMU क्या है? अभी आपने बताया था 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। अब हम बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है भैया? रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? इसी कार्बन के रेफरेंस में आपको बता देना होगा। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन की बात हम करने जा रहे हैं। ऑक्सीजन तो क्या लिखेंगे 16 AMU, और यहाँ क्या लिखेंगे 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम लिखेंगे। और ये 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन एटम का नाम क्या है? MU है। तो 16 AMU अपॉन AMU, MU क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो ये 16 आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए रिलेटिव एटॉमिक मास की यूनिट क्या है, तो ये क्या होता है? यूनिट लेस होता है। क्या है? यूनिट लेस होता है, इसकी यूनिट नहीं आती है, ये केवल नंबर बताता है। क्या बताता है? नंबर बताता है। और एटॉमिक मास यूनिट अपने आप में इसकी यूनिट मान ली गई है AMU, याद रखिए। तो AMU क्या है? मतलब एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट क्या है? तो अब आपने देखा कि रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट क्या है, ये 16 आ रहा है। तो रियली में इसको डिफाइन कैसे करेंगे ये भी देखते हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो अभी आपने देखा कि रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट ऑफ ऑक्सीजन जो आ रहा है 16 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? एक नंबर है, इसको आप डिफाइन कर लीजिएगा। रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, रिलेटिव एटॉमिक मास इज ए नंबर। इसको देखो रटना नहीं है, इसको केवल समझना। तो ये क्या है? नंबर है। जैसा कि अभी आपने देखा था कैलकुलेट करने पे, ये नंबर आ रहा है। रिलेटिव एटॉमिक मास इज ए नंबर which tells the how many heavier how many times heavier from the mass of 1/12 from the mass of 1/12 from the mass of 1/12 the 12th of 1 कार्बन एटम। तो आपने देखा रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, रिलेटिव एटॉमिक मास
ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 16 है एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, एक नंबर है जो ये बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स हैवियर फ्रॉम द मास ऑफ 1/12 ऑफ वन कार्बन एटम। इस तरीके से आप रिलेटिव एटॉमिक मास तो आप समझ गए रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट होती क्या है। वो एक नंबर है जो ये बताता है कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट का मास कितने टाइम्स हैवियर है मास ऑफ 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन एटम। तो ये हम लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मास देखे। इसके बाद जो है हमारे पास आ रहा है इसके बाद एक वर्ड आता है टर्मिनोलॉजी है मोलर मास। मोलर मास, तो मोलर मास क्या है, बहुत आसान है, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ substance, mass of 1 mole of substance is known as molar mass। एक मोल सब्सटेंस का जो भी मास होगा उसी का नाम क्या है, मोलर मास। तो ये टॉपिक हम लोग इसके बारे में कल डिटेल पढ़ेंगे और इसको अच्छे से